हेलो फ्रेंड्स, चलो लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज गिफ्ट। अभी गिफ्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और मजेदार भी क्यों है जो मैं बोल रहा हूं, तो आपको अभी समझ में आएगा गाइस कि कैसे लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे थे और गवर्नमेंट ने उसको कैसे लॉक कर दिया। मतलब सब लोगों को अब गिफ्ट्स देने पे भी टैक्सेशन के प्रोविजंस अट्रैक्ट करवा दी। राइट, तो देख क्या बोलता है गिफ्ट, वेर एनी पर्सन, आपको अंडरलाइन करना है, एनी पर्सन रिसीव्स इन अ प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और अ पर्सन्स। राइट, तो ये जो वर्ड एनी पर्सन है ना, ये 2017 से पहले सिर्फ यहां पे एचयूएफ और इंडिविजुअल हुआ करता था। एचयूएफ और इंडिविजुअल हुआ करता था। अब 2017 के बाद उन्होंने क्या करवा दिया गाइस, यहां पे पर्सन लिखवा दी। तो पर्सन लिखने से क्या हो गया, पर्सन लिखने से अब इंडिविजुअल एचयूएफ तो है ही, इसके अलावा इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन लाइक कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म अगर गिफ्ट रिसीव कर रहा है, पहले सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ रिसीव कर रहा है तो बात हो रही थी, अब कोई भी पर्सन रिसीव करे इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से गिफ्ट रिसीव करे, अब वो गिफ्ट अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करवा दिया गया। वो गिफ्ट जो आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स इसके कुछ एक्सेप्शन है जो अपन देखेंगे, लेकिन ब्रॉडर टर्म में पहले समझ लो कि गिफ्ट कोई भी पर्सन अब किसी भी पर्सन से रिसीव करे, टैक्सेबिलिटी रेसिपिएंट के हैंड में आएंगी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, टैक्सेबिलिटी रेसिपिएंट के हैंड्स में है, देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिफ्ट लेने वाले को प्रॉब्लम। राइट, तो देखो ये गिफ्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है गाइस। एक है अगर आप मनी में गिफ्ट देते हो, रोकड़ा, आप मुझे रोकड़ा दे रहे हो, है ना। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप गिफ्ट कर रहे हो किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे 3 पार्ट में, ए, बी और सी, ऐसे 3 पार्ट में मैंने गिफ्ट को डिवाइड किया है। राइट, तो एक ए पार्ट में रोकड़ा, बी पार्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, ये सब चीजें आ गई, और मूवेबल प्रॉपर्टी में ज्वेलरी, शेयर्स, ये सब चीजें अगर आप गिफ्ट कर रहे हो, अपन देखेंगे आगे बहुत डिटेल में देखेंगे, तो फिर वो सी पार्ट में अपन उसको कवर करेंगे। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आई अज्यूम कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ के जाएंगे। ओके, और ये लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको सब कुछ समझ गया। ओके, चल लेट्स स्टार्ट। एनी सम ऑफ मनी, ए पॉइंट, क्या रिसीव कर रहा है, देखो कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से एनी सम ऑफ मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन। ऑफ कोर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन है, मतलब ही ये क्या है गाइस, गिफ्ट है। विदाउट एनी कंसिडरेशन द एग्रीगेट, जूम करो, कहां है देखो एग्रीगेट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जूम करो इस वर्ड को। द एग्रीगेट, आप नहीं कर पाएंगे रे नलायक लोग, मैं कर रहा हूं ना, अब देखो बस कुछ लोग नोट्स में जूम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे आपके नोट्स में कैसे होगा। हाँ चलो देखो, हाँ, विदाउट एनी कंसिडरेशन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स ₹50,000, देन द होल ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच अ सम। सर समझा के बताओ, सिंपल है, देखो गाइस क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ के गए। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट कुछ अलग ढंग के होते हैं, है ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सिर्फ आशीष सर के पढ़ाने के वजह से पास हुआ हूं, है ना, और इतना अच्छा पढ़ाते यार कि सर का पढ़ाना हमें बहुत अच्छे समझ में आता है, कॉन्सेप्चुअली दिमाग में चीजें फिट हो जाती, तो उसकी वजह से हमें एग्जाम में अच्छे नंबर्स आते हैं, पास होते हैं, जो भी ब्ला 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 ब्ला। हालांकि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं,
बट स्टूडेंट, हाँ देखो, मेहनत आपकी है भाई, मैं भले ही आपको क्या गाइडेंस कर रहा हूं, बट मेहनत पूरी आपकी है गाइस, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स मानते नहीं, और हर साल मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते, हर एक तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जरूर आते हैं जो बोलते हैं सर आशीष सर, हमें आपको कुछ गिफ्ट देना है। देखो फीस अलग बात हो गई, अब फीस तो मेरे लिए गुरु दक्षिणा है भाई, वो तो अलग बात हो गई, फीस की बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे गिफ्ट देने की। तो आशीष सर आप हमें बताओ कि इतना अच्छा पढ़ा है आपने, तो हम आपको गिफ्ट देना चाहते, कब आए हम आपके ऑफिस में? अब देखो, अब आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो मैं मना भी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक साल की बात है, हर साल होता है, लेकिन अभी पिछले साल की बात मैं बता दूं आपको, तो 6 स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आया, और वो 6 स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हमको आपके पास आना है और गिफ्ट देना है। अच्छा आ जाओ ऑफिस में आ जाओ। आए सब लोग ऑफिस में, एक एक करके आए। तो 6 लोग ABCDEF ऐसे नाम लेते, अभी मैं सबके एक्चुअल नाम आपको नहीं बता सकता, है ना? ABCDEF, क्यों आपको ऐसा लग रहा है वो एक्चुअल में नहीं है? नहीं, एक्चुअल में है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। एनीवेज, तो देखो ABCDEF आए, और सबने मुझे क्या किया, 10-10 हजार रुपए का एक पैकेट देके चले गए। 10,000 इस उस पैकेट में सबने 10,000 रुपीज थे, सबने अलग 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 पैकेट्स बनाए और विथ लव करके आशीष सर को दे दिया, 10-10 हजार। अब सवाल उठा, मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री मार लिया गिफ्ट की ABCDEF के नाम से, और मेरा अकाउंटेंट बोला सर लफड़ा हो गया। मैं बोला क्या हो गया? बोले सर आपने, मैं आपके लेक्चर हमेशा देखता हूं, हमारा अकाउंटेंट भी मेरे लेक्चर देखता है, और बोले सर वो अपने अकाउंटिंग में 60,000 रुपए की गिफ्ट की एंट्री आ गई। स्टूडेंट्स ने कैश में, सबने ABCDEF में कैश में, अपनो कैश, या फिर आप बोल सकते हो बैंक से भी, लोग बैंक से भी देते, लेकिन यहाँ पैकेट में बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैश में। तो सम ऑफ मनी कैश में भी आ सकते हैं, बैंक में। तो 60,000 रुपए आ गए सर। एग्रीगेट सम ऑफ मनी जो है ना, वो 50,000 रुपए से ऊपर चले गया। मैं बोला अरे गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? ओ क्या करें? तो बोले सर अब क्या करें, एक ही रास्ता है। बोला क्या? तो बोले सर एक काम करो, एक का जो F का गिफ्ट है ना, ये F को बुलाओ आप, और ये F को बोलो कि ये F गिफ्ट अगले साल दे दे, है ना? गिफ्ट तो लेना है उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लेंगे अपन, इतने प्यार से अगर उसने दिया है तो अपन गिफ्ट तो ले लेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे तू यार अगले साल हमें गिफ्ट दे दे। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो, अगर हम ये ABCDE का एग्रीगेट भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 रुपए। और वहां पे बोला है गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000, मतलब एक्सीड नहीं हो रहा है, एक्सीड नहीं हो रहा है, तो हमें ये ABCDE के गिफ्ट पे कोई, क्योंकि रेसिपिएंट में हूं, आशीष है, गिफ्ट मुझे मिला है, तो रेसिपिएंट को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, इफ इट डज नॉट एक्सीड्स 50,000 रुपीज। अरे समझ में आई आपकी बात? तो अगर कोई साल में, ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे एक बताने वाला हूं, अगर कोई साल में जिन जिन से भी मुझे रोकड़ा गिफ्ट मिला, चाहे वो कैश में मिले चाहे वो बैंक से मिले, अगर वो रोकड़ा कलेक्टिवली इन एग्रीगेट अगर 50,000 से ऊपर चले गया, 50,000 से ऊपर चले गया, एग्जैक्ट 50,000 है तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर चले गया तो रेसिपिएंट के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, समझ में आया? यस ना। अब 2 मिनट के लिए मान के चलते कि FA आया ही नहीं, FA आया ही नहीं, ये बोला कि नहीं सर अब मैं वापस नहीं आ सकता, मैं कहां रहता हूं, बालाघाट रहता हूं, वो आप देखो सर आपको क्या करना है। बोला ठीक है भाई, अब चलो पे कर देते अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरा टैक्स पे कर देंगे, तो टोटल गिफ्ट मेरा कितना हो गया इस साल, 60,000 रुपए। तो सवाल ये उठा कि ये मुझे अब 60,000 पे टैक्स लगेगा या 60,000 माइनस 50,000 पे टैक्स लगेगा, मतलब 10,000 पे टैक्स लगेगा, ये सवाल उठा। तो आपके दिमाग में क्या है बताओ? एक गलत पहचाने भाई, मुझे पूरे 60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, पूरे 60,000 पे। अगर एग्रीगेट सम ऑफ मनी इफ इट एक्सीड्स रुपीज 50,000, देन होल ऑफ सच मनी इज टैक्सेबल। ध्यान दो बेटा, होल ऑफ सच मनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। पूरा का पूरा पैसा रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप गिफ्ट लो ध्यान से लो। देखो क्या बोलता है,
एनी सम ऑफ मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन मतलब गिफ्ट एनी सम ऑफ मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच, एग्रीगेट करके वैल्यू ऑफ विच exceeds rupees 50,000, exceeds लिखा, equal to or exceeds rupees 50,000, the whole aggregate value of such a sum, मतलब पूरा का पूरा जितना भी गिफ्ट मिला 50,000 के ऊपर का नीचे का सब पूरा टैक्सेबल हो जाएगा फिर, राइट? मतलब 60,000 मिला तो पूरा होल ऑफ सच अ सम 60,000 वुड बी टैक्सेबल। अरे समझ में आया? यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अब, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। ओके, चल ध्यान दो। आप लिख लो, अगर लिखना है तो आपको हिंदी में फटाफट लिख लो। जितना पैसा मिलेगा एग्रीगेट होल ऑफ सच सम 50,000 के ऊपर गया साल भर में, साल भर की बात चल रही है ना, एक स्टूडेंट की नहीं, पूरे ईयर की बात चल रही है, तो पूरा का पूरा हमें क्या हो जाएगा गाइस? टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो देखो बी पॉइंट में क्या बोलता है, अगेन वही लाइन, वेर एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स रुपीज 50,000 ऑफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच अ प्रॉपर्टी, और उसमें दूसरा पॉइंट, बी में 2 पॉइंट है, 1 और 2, फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन अ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द अमाउंट exceeds rupees 50,000, that is inadequate consideration, the stamp value less consideration would be taxable, है ना, वो taxable हो जाएगा। और पॉइंट ए 1 और 2 के लिए एक नीचे नोट भी दिया है, देखो अमेंडमेंट के तहत, डिफरेंस shall be charged to tax if the difference is greater than 50,000 plus 10% of the consideration। कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल चिंता मत करो। ओके, हालांकि ये जो पॉइंट है जो नीचे है, ये ए B1 के लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों B1 के लिए ये एप्लीकेबल होता ही नहीं, आपके समझ में आएगा ऐसे क्यों बोल रहा हूं। ओके, लेकिन फिर भी अपन समझ लेते पहले और फिर उसका कंक्लूजन निकालते, राइट? चलो देखो, तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट बैच में, मतलब वो बैच तो खत्म हो गई जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे ABCDEF ने। अब नेक्स्ट बैच में 4 स्टूडेंट थे, एक का नाम था अमर, एक का नाम था ज्योति, अमर ज्योति, और आकाश था एक, और ऑफ कोर्स उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी? धरती। अमर, ज्योति, आकाश, धरती, ऐसे 4 स्टूडेंट थे उस बैच में, जो स्टूडेंट्स काफी अच्छे से मेरे से क्लोज थे, मतलब काफी टैलेंटेड थे बच्चे, और मेरे टच में भी हमेशा रहते थे, कुछ डाउट्स एंड ऑल पूछने के लिए या फिर बाकी भी चीजों से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे नोट्स बनाने में भी हेल्प करते, है ना, अमेंडमेंट्स नोट्स को पास हो जाते, या फिर वो इंटर या फिर फाइनल लेवल पे रहते और बोलते सर हम नोट्स बनाने में आपकी मदद कर सकते, तो हमें कुछ काम है तो बताइए, तो वो भी स्टूडेंट्स हम लोगों के टच में रहते बहुत बार। तो ऐसे ही ये थे अमर, ज्योति, आकाश, धरती। ओके, अब अगर आपको भी ऐसे कुछ हेल्प करना है नोट्स बनाने में, क्योंकि वो हमेशा ध्यान में रहती है फिर चीजें, आप तो आप मुझे बता सकते हो फोन करके ना, इफ यू आर इंटरेस्टेड पीपल, टैक्सेशन में बहुत आपको अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी। ओके, तो ये अमर, ज्योति, आकाश, धरती ने बोला सर हम आपको कैश वैश तो नहीं देते, लेकिन हमारे पास है ना तो एक प्लॉट ऑफ लैंड है सर, प्लॉट ऑफ लैंड चारों के पास थी, वो प्लॉट ऑफ लैंड हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। मैं बोला अच्छी बात है यार, इस साल कुछ नई बैच निकले और इन लोगों ने मुझे प्लॉट ऑफ लैंड गिफ्ट करने का सोचा, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करने का सोचा। बोला बहुत अच्छी बात है, दे दो भाई, लेने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिफ्ट लेने के लिए तो आई एम ऑलवेज रेडी, है ना, गिफ्ट लेने के लिए कभी भी बोलो आप, आई एम ऑलवेज रेडी, कभी भी दो आप। तो देखो ये अमर, ज्योति, आकाश, धरती जो है, ये अमर ने मुझे एक प्लॉट ऑफ लैंड दिया, ये प्लॉट ऑफ लैंड दिया, ये इसकी जो स्टैंप वैल्यू थी वो कुछ इस प्रकार थी, स्टैंप वैल्यू अमर ने जो दिया इसकी एग्जैक्ट
50,000 स्टैंप वैल्यू समझ लिया आपको, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ना 50,000। ज्योति ने जो दिया उसकी 48,000 थी। आकाश ने जो दिया उसका 25,000 का स्टैंप वैल्यू था, और धरती ने जो दिया उसका 60,000 का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो अब सवाल ये उठा, ध्यान से सुनो, सवाल ये उठा गाइस अब कि क्या अब ये पूरे के पूरे प्लॉट्स मेरे हाथ में टैक्सेबल होंगे? क्योंकि वहां पे क्या बोला है, देखो पढ़ो अब वहां पे, अगर कोई किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है विदाउट एनी कंसिडरेशन और द स्टैंप वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स ₹50,000, अगर उस प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर चले जाती है तो वो पूरा सम रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाता। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन यहां पे आपने देखा होगा, कहीं पे भी जूम करके देखो, कहीं पे भी वर्ड एग्रीगेट नहीं। गाइस देखो यहां पे वर्ड एग्रीगेट नहीं है, आपको नोट करना पड़ेगा, ये सब चीजें लिखना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कहीं पे भी वर्ड एग्रीगेट नहीं है, इसलिए आप ये जो चार लोग हैं इनके केस में आप इसका एग्रीगेशन नहीं करेंगे, आप इसका एग्रीगेशन नहीं करेंगे। मतलब अमर की भी 50,000 वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि इट डज नॉट एक्सीड 50,000। ज्योति की भी नहीं होगी, आकाश की भी नहीं होगी, लेकिन धरती ने जो प्लॉट ऑफ लैंड मुझे दिया जिसकी स्टैंप वैल्यू 60,000 रुपीज है, वो मेरे हाथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अरे बात को समझे, वापस एक बार अब पढ़ते देखो, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट दिया, the stamp value of which exceeds ₹50,000, the stamp duty value of such a property। तो पूरा का पूरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है 60,000 रुपए, वो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अरे बात को समझे आप। तो अगर वो प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर है तो जितनी भी स्टैंप वैल्यू है, पूरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे हाथ में, मतलब जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी है, 60,000 रुपए, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अरे बात समझे, वेरी गुड। उसमें बी में दूसरा पॉइंट है, फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन अ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब क्या, समझाता हूं मैं आपको। इनएडिक्वेट का मतलब ये होता है गाइस, लेट्स से ये है अमर और ये है आशीष। अब अमर ने बोला कि सर मैं आपको एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वैसे अगर देखेंगे आप तो स्टैंप वैल्यू जो है, ये स्टैंप वैल्यू है सर 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए वो प्रॉपर्टी की स्टैंप है। लेकिन आप एक काम करो आशीष सर, आप मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए दे दो, आप मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए दे दो। मतलब देखो क्या मतलब हुआ इसका, कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, वो प्रॉपर्टी मैंने सिर्फ कितने में खरीद ली गाइस, मैंने सिर्फ 6 लाख रुपए में खरीदी। मतलब मैंने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ये इनएडिक्वेट जो कंसिडरेशन है गाइस, ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी गवर्नमेंट ने बोला एक प्रकार का गिफ्ट है। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, देखो लोगों ने प्लानिंग क्या चालू कर दी थी, मैं आपको बताता हूं। ये तो मैंने 10 लाख और 6 लाख बड़ा एग्जांपल लिया। मान के चलो कि आपको मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना था, वो धरती का एग्जांपल लेते, 60,000 की प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट करना था धरती को, राइट। तो मैंने धरती को क्या बोला, देख धरती, अगर तू मुझे 50,000 के ऊपर स्टैंप ड्यूटी वाली प्रॉपर्टी दे देगी तो मेरे हाथ में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं तुझे ₹1 कंसिडरेशन दे देता हूं, ₹1। उन्होंने क्या बोला था, पहले सिर्फ एक ही क्लॉज था ऊपर का, बी का 1, विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब मैंने ₹1 धरती को दे दिया तो कन्वर्ट हो गई प्रॉपर्टी कंसिडरेशन में, विदाउट एनी कंसिडरेशन रहा ही नहीं। तो इसलिए मेरे हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने कंसिडरेशन भले कम दिया, लेकिन मैंने ₹1 ही ट्रांसफर किया, बैंक एंट्री ₹1 का चेक दे दिया धरती को। 60,000 की प्रॉपर्टी मैंने ₹1 में ले ली। क्यों ऐसे किया, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन पे मेरे हाथ में टैक्स लग रहा था, इसलिए मैंने उसे ₹1 दे दिया। धरती बोली चलो ठीक है सर, ₹1 आप मुझे दे दो, तो मेरे हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही। अरे आप बात को समझे मैंने क्या बोला। तो ये लूफोल हो गया था लॉ में, तो इसको प्लग करने के लिए उन्होंने क्या बोला, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी है। अब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कैसे निकाला, कि इस प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू 10 लाख रुपए है,
और आपने सिर्फ आशीष से 6 लाख रुपए लिए, मतलब ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे बेचा। अरे ध्यान में आया? तो इसके लिए उन्होंने क्या क्लॉज लाया, देखो, फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन, देखो कंसिडरेशन कितना है आपका 6 लाख रुपए, विच इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू 10 लाख और कंसिडरेशन दिया 6 लाख, मतलब कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बाय एन अमाउंट एक्सीड्स 50,000, जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट है। देखो हमारा कितना है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना हो गया हमारे केस में 4 लाख रुपीस का। तो अगर ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 50,000 के ऊपर जा रहा है, इफ दिस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एक्सीड्स रुपीज 50,000, देन देखो क्या बोलता है, देखो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेस सच अ कंसिडरेशन वुड बी टैक्सेबल, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टैक्सेबल। अरे समझ में आया, ये वैल्यू हो जाएगी, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, ध्यान दो, अभी लिखो मत, ये वैल्यू मतलब ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जो है ये अगर 50,000 रुपए से ऊपर चले गया तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। कौन सी? स्टैंप वैल्यू माइनस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, एक अमेंडमेंट आया उसमें, तो अमेंडमेंट ने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल एकदम, कि देखो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जो आप निकाल रहे हो ना, इसमें कुछ मार्जिन होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे बेचना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो मार्जिन मतलब क्या, देखो उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो, ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन निकाल रहे हो ना, ये 4 लाख रुपए का, वो तो आपका अलग से निकल जाएगा, कितना रुपए है आपका, लेकिन आप क्या करो, देखो वहां पे लिखा है उन्होंने, फॉर द पॉइंट बी 1 एंड 2 डिफरेंस शॉल बी चार्ज टू टैक्स। ये जो डिफरेंस है, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है, ये टैक्स तब करो अगर डिफरेंस शॉल बी चार्जेबल टू टैक्स इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 50,000 प्लस 10% ऑफ द कंसिडरेशन, है ना, 10% ऑफ क्या, कंसिडरेशन। कैसे, देखो उनका बोलने का मतलब क्या है, 10% ऑफ कंसिडरेशन मतलब क्या बोलने का मतलब है वो समझते हैं अपन। देखो ये जो डिफरेंस है, ये पहले लिखा था उन्होंने इफ इट एक्सीड्स 50,000, अब उन्होंने बोला कि 50,000 प्लस 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना दिया आपने 6 लाख, 10% ऑफ 6 लाख, तो ये कितना आ जाएंगे, देखो 50,000 प्लस 60,000, मतलब ये आ गया 1,10,000। सो इफ इट दिस डिफरेंस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला जो अमाउंट है, इफ इट एक्सीड्स रुपीज नाउ 1,10,000, देन ओनली दिस 4 लाख, होल 4 लाख वुड बी टैक्सेबल। अरे बात समझ में आई आपके, मैंने क्या बोला, देन ओनली दिस होल 4 लाख वुड बी टैक्सेबल। 2 मिनट के लिए अगर हमने माना कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस केवल 1 लाख होता था, ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ये डिफरेंस है 1 लाख होता था, और आपका 50,000, ये एग्जांपल डमी है, ये एग्जांपल एक्चुअल में मत करो उसको, नहीं तो 10% ऑफ 6 लाख नहीं आएगा अभी। तो अगर ये डिफरेंस 1 लाख, ये डिफरेंस अगर 1 लाख होता था और आपका ये कैलकुलेशन 50% ऑफ 50% प्लस 10% ऑफ कंसिडरेशन अगर 1,10,000 रुपए आया, तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन, देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज ये है नयन, और नयन ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की सुरभि को, नयन गिफ्टेड वन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सुरभि, उसका स्टैंप वैल्यू है, लेट्स से स्टैंप वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 2 लाख रुपीज, थोड़ा बड़ा लेते 20 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और सुरभि ने नयन को दिया लेट्स से कंसिडरेशन पेड 18 लाख। कंसिडरेशन कितना है 18 लाख पे। अब चलो चेक करते, तो पहले तो लिख लेते अपन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना हो गया 2 लाख रुपए। तो आपका डिफरेंस तो पहले निकल गया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 2 लाख। अब ये टैक्सेबल होगा कि नहीं, उसके लिए क्या चेक करना है आपको, देखो तो क्या ये डिफरेंस 50,000 प्लस 10% ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर गया क्या, लेट्स चेक इट, क्या ये डिफरेंस
50,000 प्लस 10% कंसिडरेशन से ऊपर गया क्या? देखो तो 50,000 प्लस 10% ऑफ कितना आएगा बताओ? 18 लाख। मतलब कितना आएगा इस देखो 50,000 प्लस 1,80,000 मतलब टोटल कितना हो गया? 2,30,000। सो क्या ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस 2,30,000 से ऊपर गया तो ही टैक्सेबल है। तो ये डिफरेंस तो 2 लाख का है और आपका लिमिट कितना है? 2,30,000 का। मतलब ये 2 लाख डिफरेंस 2,30,000 के ऊपर नहीं गया, इसलिए यहां पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। ऐसा माना जाएगा कि हाँ मोटा मोटी सही वैल्यू में बेचा नयन ने, एग्जैक्ट स्टैंप वैल्यू पे नहीं बेचा बट मोटा मोटी सही वैल्यू पे बेच दिया। 18 लाख रुपए ले लिया कंसिडरेशन। मतलब ये एग्जैक्ट तो स्टैंप वैल्यू के जितना नहीं आया बट ठीक है, ओके चलेगा। इतना 10% का जो मार्जिन है कंसिडरेशन का वो हम कंसिडर कर लेते हैं। अरे बात समझ में आई आपके? कंसिडर कर तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आपने डिफरेंस निकाल लिया। अगर वो डिफरेंस 50,000 प्लस 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसके ऊपर जा रहा है तो फिर ये जो डिफरेंस है ये रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, रेसिपिएंट के हाथ में। ओके, अब इसके साथ साथ और एक बात सुन लो, ये इतना आपको समझ गया। अब देखो कैपिटल गेन में कुछ लोगों ने कनेक्ट बराबर कर लिया। कैपिटल गेन में हम लोगों ने सेक्शन 50C देखा था, याद है आपको? 50C नहीं याद है तो एक बार देख के आओ, बहुत मजेदार सेक्शन है भैया, ध्यान दो। अब देखो 50C में क्या हुआ गाइस कि ये वैल्यू, ध्यान से सुनना, नयन जो है, नयन ने 20 लाख रुपए की चीज, मतलब स्टैंप ड्यूटी जिसकी 20 लाख रुपए थी वो 18 लाख में बेची, तो हम इसको डीम्ड कंसिडरेशन मान लेते। मतलब नेट सेल कंसिडरेशन भले ही हमको 18 लाख मिला बट नयन के लिए नेट सेल कंसिडरेशन कितना होगा 50C के हिसाब से? इफ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड एट द वैल्यू लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। देखो प्रॉपर्टी कितने में बेची उसने? 18 लाख में। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम बेची तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही आपका नेट सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। अरे याद है आपको? राइट। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं अमर और आशीष की, यहां पे आपको समझ में आएगा क्या हुआ। देखो यहां पे जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू अमर की 10 लाख रुपए थी, ध्यान से सुनो गाइस, वो उसने 6 लाख रुपए में बेच दी। मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा थी लेकिन उसने कम वैल्यू में बेची। तो जब अमर बेचेगा, ध्यान से सुनो, उसको 50C लग गया, कैपिटल गेन का 50C लग गया। ध्यान से सुनो, क्यों गाइस? क्योंकि उसने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम बेचा। तो 50C बोलता है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वुड बी योर नेट कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन। तो उसको टैक्स लगा 10 लाख रुपए पे, मतलब उसके लिए नेट सेल कंसिडरेशन, मैं अमर की अगर बात करूं, देखो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमर, ये 10 लाख की स्टैंप वैल्यू और कंसिडरेशन आया 6 लाख रुपए का। ओके, ये है आशीष, ये है अमर। ओके, कुछ लोगों के पकड़ में आ गया है। तो देखो टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ अमर एंड आशीष, राइट। तो अमर के हाथ में नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो गया गाइस? 10 लाख रुपए, क्योंकि उसने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू में प्रॉपर्टी बेचा तो 50C उसको अट्रैक्ट हो गया और उसका नेट सेल कंसिडरेशन 10 लाख रुपए आ गया, राइट। और फिर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह जो भी है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाएगी, उसका कैपिटल गेन आ जाए। ओके, अब देखो एट द सेम टाइम इन्होंने क्या बोला कि ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन डिफरेंस है 4 लाख का, ये 4 लाख का डिफरेंस 50,000 प्लस 10% इससे ज्यादा है ना। ये डिफरेंस हमने निकाला कितना है? 50,000 प्लस 10% आया 60,000, मतलब 1,10,000 से ज्यादा है। तो अब ये जो 4 लाख पूरा का पूरा डिफरेंस है ये आशीष के हाथ में भी टैक्सेबल होगा, है ना। ये आशीष के हाथ में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये 4 लाख रुपए का डिफरेंस आशीष के हाथ में भी टैक्सेबल हो। तो आपके बात समझ में आएगा क्या हुआ? देखो ये 4 लाख जो है ये 10 लाख में भी इंक्लूड है ना भाई, मतलब ये 10 लाख पे भी टैक्स लग रहा है और ये 4 लाख पे भी टैक्स लग रहा है। दो बार टैक्स लग रहा है, एक इनकम पे 2 बार टैक्स लग रहा है, राइट। बट क्या आप उसे डबल टैक्सेशन बोल सकते? नहीं। क्यों?
क्योंकि ये अलग अलग हाथ में टैक्सेबल है। ये जो 4 लाख की टैक्सेबिलिटी आई वो आशीष के हाथ में आई क्योंकि उसने कम इनएडिक्वेट वैल्यू पे वो प्रॉपर्टी का क्या किया था, प्रॉपर्टी को क्या किया था गाइस, परचेज किया था, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इसलिए उसको 4 लाख पे टैक्स देना पड़ा। और कैपिटल गेन अमर को पूरे पूरे कितने पे देना पड़ा गाइस, 10 लाख रुपए पे, क्योंकि उसने स्टैंप वैल्यू से कम प्रॉपर्टी बेची, उसको 50C अट्रैक्ट हो गया। तो यहां इसकी इनकम जो है ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो गई और आशीष 4 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल। अरे आया ध्यान में? इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं हुआ। ये जो एग्जाम्पल है, नयन के हाथ में स्टैंप वैल्यू नेट सेल कंसिडरेशन तो 20 लाख आएगा, बट अदर सोर्सेस में सुरभि के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आई। सुरभि के हाथ में नहीं आई, क्यों नहीं आई गाइस? क्योंकि ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन था 2 लाख का, ये वैल्यू 50,000 प्लस 10% ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन इससे कम आई है। अगर ये वैल्यू इससे कम आती है, डिफरेंस अगर इससे कम आता है तो फिर टैक्सेबिलिटी नहीं। अरे समझ में आया? तो देखो वहां पे वही लिखा है, आप देखो, इफ डिफरेंस शॉल बी चार्जेबल टू टैक्स। ये जो डिफरेंस निकाला हमने वो कब टैक्सेबल होगा? इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन, अगर वो डिफरेंस, जैसे देखो हमारा डिफरेंस आया था 4 लाख, इफ दैट 4 लाख इज ग्रेटर देन 50,000 प्लस 10% वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो ही वो टैक्सेबल है डिफरेंस, और पूरा डिफरेंस टैक्सेबल, पूरा 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 डिफरेंस टैक्सेबल है, ध्यान दो। लेकिन इस केस में, ये केस में हमारा जो डिफरेंस आया वो 2 लाख का था, विच इज नॉट ग्रेटर देन दिस वैल्यू, which is not greater than this value, hence the difference is not taxable in second case। अरे ध्यान में आया? तो डबल टैक्सेबिलिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा पकड़ के रखा है, बायर को भी नहीं छोड़ा, सेलर को भी नहीं छोड़ा, दोनों को पकड़ के रखा। अरे बात ध्यान में आई? और ये मैंने बोला आपको, ये B1 के लिए हो ही नहीं सकता। क्यों गाइस? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपके समझ में आया होगा कि 10 यहां विदाउट कंसिडरेशन बात कर रहा है भाई, विदाउट कंसिडरेशन, तो 50,000 प्लस 10% ऑफ कंसिडरेशन, तो 10% ऑफ कंसिडरेशन तो जीरो है ना, तो 10% ऑफ जीरो जीरो ही आने वाला, तो उसके केस में सिर्फ 50,000 ही रहने वाला है, जो कि ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है। अरे आया ध्यान में? तो पहले पॉइंट के लिए इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, लिखते समय लॉ में लिख दिया, बट पहले पॉइंट के लिए उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि 10% ऑफ कंसिडरेशन वहां पे हमेशा जीरो आने वाला। क्लियर? अब देखो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, क्या बोलता है देखो, प्रोवाइडेड वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मे बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। और उसी से रिलेटेड ये है, उसी से रिलेटेड है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट प्रोविजो, मतलब ये जो फर्स्ट प्रोविजो है, शॉल अप्लाई, कब अप्लाई होगा? ओनली इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रेफर्ड देयरइन और अ पार्ट देयरऑफ हैज बीन पेड बाय वे ऑफ अकाउंट पेई चेक और एन अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट ऑन और आफ्टर और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सच अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ समझ में नहीं आया? क्यों चिंता करते हो भाई? देखो अब क्या हुआ कि मान के चलो कि कोई एक पर्सन ने प्रॉपर्टी बेचा और उसकी डेट ऑफ एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट टू सेल होता है, डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, 2 डेट्स में प्रॉपर जनरली ऐसा होता है, एग्रीमेंट टू सेल एक दिन होता है और एक होता है डेट ऑफ सेल डीड, इस दिन सेल डीड लगती है। मैंने आपको समझाया था, एग्रीमेंट टू सेल मतलब एग्रीमेंट टू सेल मतलब सिंपल, हमारी सगाई हो गई, और सेल डीड मतलब क्या? शादी होना। तो ये 2 अलग अलग डेट होती है। तो पहले एग्रीमेंट टू सेल बनता है बायर सेलर के बीच में कि चलो हम लोग इस प्रॉपर्टी को, तो और कुछ पैसा उस दिन दिया जाता है और कुछ पैसा फिर सेल डीड के दिन, मतलब बचा हुआ पैसा सेल डीड के दिन दिया जाता है। अब मान के चलो कोई प्रॉपर्टी जिसकी स्टैंप वैल्यू एग्रीमेंट टू सेल के दिन है 25 लाख रुपए, ओके, और वही स्टैंप वैल्यू सेल डीड के दिन 8-10 महीने 1 साल बाद सेल डीड लगी, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका था, सेल डीड लगी, लेट से उस समय उसकी वैल्यू थी 40 लाख। स्टैंप वैल्यू बदल गई बदल सकती है, गवर्नमेंट के रेडी रेकनर में वैल्यू दी रहती है ना, गवर्नमेंट के रेडी रेकनर्स रहते इमूवेबल प्रॉपर्टी के, उसमें वैल्यू रहती, तो ये वैल्यू बदल गई। जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल किया उस दिन 25 लाख थी और सेल डीड लगाई उस दिन 40 लाख। अब
हमने जो प्रॉपर्टी परचेस किया था, है ना, ये सेलर से परचेस किया था इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे, हमने परचेस किया था सिर्फ 15 लाख, हमने लिया था 15 लाख में। ओके, तो आशीष ने 15 लाख में प्रॉपर्टी परचेस की। अब सवाल ये उठा था गाइस कि देखो, आपने क्या बोला कि डिफरेंस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, मेरे हाथ में इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 10 लाख रुपए का। कौन से दिन? एग्रीमेंट टू सेल के स्टैंप वैल्यू से अगर मैं कंपेयर करूं तो डिफरेंस आ रहा है 10 लाख, और अगर मैं ये सेल डीड के वैल्यू से कंपेयर करूं तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 25 लाख का। समझ में आ रहा है आपके? ये डिफरेंस आ रहा है 25 लाख का, यहां पे डिफरेंस आ रहा है 10 लाख का। तो मेरे हाथ में ये 10 लाख रुपए टैक्सेबल होगा या ये 25 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, ये सवाल था। अरे समझ में आया क्या आपके? ये 10, क्योंकि देखो स्टैंप वैल्यू एग्रीमेंट टू सेल के दिन के अलग है और सेल डीड के दिन के अलग है, तो मेरे हाथ में कौन सा टैक्सेबल होगा? तो उन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या बोला कि अगर ये ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है तो फिर हम डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन के स्टैंप वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, इस दिन के वैल्यू के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। यह है पहला प्रोविजो। लेकिन उसके लिए और एक प्रोविजो डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट आपने स्टैंप वैल्यू के दिन, मतलब बायर ने सेलर को इस दिन कोई भी अमाउंट, एक्स अमाउंट, मतलब जैसे 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 रुपए अकाउंट पे चेक से दिया हो, अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट से दिया हो या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से दिया हो, ईसीएस के थ्रू दिया, अगर ये सब मोड से अगर बायर ने सेलर को इस दिन पैसा दिया है कि हाँ, तभी तो पक्का होगा कि भाई हमारी आपके साथ एंगेजमेंट हुई है, अरे कुछ रिंग विंग तो देना पड़ेगा ना। तो ये बायर ने सेलर को क्या किया था, एक रिंग दी थी, मतलब ही अकाउंट पे चेक से कुछ पैसा दिया था, या फिर आपको बैंक ईसीएस के थ्रू कोई पैसा दिया था, बैंक ड्राफ्ट दिया था, तो ऐसा माना जाएगा कि आपका एग्रीमेंट टू सेल उसी दिन पक्का हो गया था, आपकी शादी उसी दिन पक्की हो गई थी, जिस दिन ये आपको क्या किया, जिस दिन आप ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जिस दिन की कंसीडर कर रहे हो 25 लाख की, उस दिन आपका एंगेजमेंट हो गया था, आपका एग्रीमेंट टू सेल डन हो गया था, क्योंकि आपको हमने कुछ पैसा दिया था। लेकिन वो पैसा कौन से वैल्यू में होना चाहिए, मतलब वो पैसा कौन से फॉर्म में होना चाहिए, ईसीएस, बैंक ड्राफ्ट या चेक के फॉर्म में होना चाहिए। अरे समझ में आया? तो फिर हम ये दिन की वैल्यू कंसीडर करेंगे स्टैंप ड्यूटी, और इतने ही 10 लाख पे ही आपके ऊपर टैक्स लगा। हाँ, अगर ये पैसा मैंने कैश में दिया होगा, ये मान के चलो बायर ने सेलर को कैश में दिया होगा पैसा, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अरे कैश में दिया तो आप कोई भी डेट में एंट्री घुमा सकते हो ना, बैक डेट में, और मैंने तो है ना, आप एक्चुअल में इसी दिन करोगे, एग्रीमेंट इसी दिन करोगे और उसी दिन सेल डीड भी लगाओगे, और फिर चेक करो, अरे बैक डेट में तो कम था यार, स्टैंप वैल्यू कम था, तो ऐसा मानते अपन कि हम लोगों ने उसको कैश दे दिया था, इस दिन हमने कैश दिया था डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन। अरे ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर इस टाइम डेट ऑफ एग्रीमेंट के सेल को आपने कुछ पैसा बैंक से दिया होगा, क्योंकि बैंक की एंट्री तो आप हटा नहीं सकते, कैश की एंट्री तो आप कैसे भी घुमा सकते हो बुक्स में, है ना, क्योंकि कैश आपके घर की, कैसे भी आप उसको मतलब बैक डेट में भी एंट्री मार सकते हो कैश की, लेकिन आप बैंक की एंट्री थोड़ी ना बैक डेट में मारो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर बैंक से अगर पैसा गया है तो ही हम ऐसा मानेंगे कि आपका डेट एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है और उस दिन की ही स्टैंप वैल्यू पकड़ेंगे। तो आपने कोई रिंग पहना दी तो ही हम मानेंगे कि आपकी एंगेजमेंट हुई है। तो देखना, आप अभी कभी भी एंगेजमेंट करने जाओ तो भाई रिंग पहना ना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, गवर्नमेंट बोलेंगी रिंग दिखाओ, तो आप बोलेंगे नहीं यार रिंग तो नहीं दी, सिर्फ हार डाला था। तो हार तो अभी रहेगा नहीं इतने दिन बाद, तो फिर वो हार को, मतलब कैश फॉर्म को हम एंगेजमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब फिर स्टैंप वैल्यू आपको ये वाली लेनी पड़ेगी। अरे बात ध्यान में आई आपके? तो अब देखो, अब पढ़ो, समझ में आएगा। प्रोवाइडेड वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द कंसिडरेशन, जिस दिन आपका कंसिडरेशन फिक्स किया था, फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने एग्रीमेंट के दिन डिसाइड किया होगा ना कि प्रॉपर्टी कितने लाख रुपए में बेचना है, उस दिन डिसाइड किया था आपने, एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, एग्रीमेंट की डेट अलग है, रजिस्ट्रेशन की डेट अलग है, द स्टैंप ड्यूटी ऑफ वैल्यू ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट शॉल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट के दिन की कंसिडर करेंगे, बट कब, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट प्रोविजो शॉल बी अप्लीकेबल, कब अप्लीकेबल होगे, वेयर द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रेफर्ड देयरइन
और पार्ट देयर ऑफ इज पेड बाय, यहां पे जो आपने एग्रीमेंट टू सेल के दिन जो कंसिडरेशन पे किया, ये कंसिडरेशन देखो कैसे पे किया, बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सच। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए आपने अगर ऐसा पेमेंट किया होगा तो ही हम मानेंगे गाइज कि आपने एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी का पेमेंट ऐसे किया हुआ है। अरे बात समझ में आई? यस, ओके, चल। एंड लास्ट प्रोविजन, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट where the stamp value of immovable property is disputed by assessee on a grounds mentioned in 50C2, the assessing officer shall refer the valuation of such a property to the valuation officer. अगर assessee ने, क्योंकि आपका ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, मान के चलो इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उन्होंने बोल दिया है लेट से 35 लाख रुपए, और आपने बोला साहब इतनी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ही नहीं, मैं पक्का बोलता हूं इतनी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है नहीं, बायर ने बोला, तो ये केस कोर्ट में गया, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा आपका, ये असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को ये केस ट्रांसफर करेगा, और वैल्यूएशन ऑफिसर फिर स्टैंप वैल्यू निकाल के देगा। तो देखो वहां पे बोलता है वेयर द स्टैंप वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड बाय द असेसी, असेसी बोल रहा है इतनी स्टैंप वैल्यू है नहीं, क्योंकि आप डिफरेंस टैक्सेबल कर रहे हो इसलिए असेसी को तकलीफ है, इतनी है ही नहीं, ऑन द ग्राउंड मेंशन इन 50C2 द असेसिंग ऑफिसर रेफर द केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, उसको देगा, एंड द प्रोविजन ऑफ 50C एंड 15515 ये वैल्यूएशन के सेक्शन है, शॉल एज फार मे बी अप्लाई इन रिलेशन टू द स्टैंप वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज एज दे अप्लाई टू द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर दोज सेक्शन। तो ऐसा माना जाएगा कि वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जब प्रॉपर्टी जाएगी वैल्यूएशन के लिए, और वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू निकाल के देगा वो वैल्यू, वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फिर कंसीडर की जाए, जो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू है वही वैल्यू यहां पे कंसीडर किया जाए। अरे बात ध्यान में आई? तो वेरी सिंपल सेक्शन गाइज, मैंने दो बातें इसमें बताई आपको, मूवेबल और इमूवेबल का। मूवेबल में मैंने आपको फटाफट समझा दिया था, मूवेबल में मूवेबल नहीं, सॉरी, रोकड़ा मनी के केस में मैंने आपको बताया था, अगर एग्रीगेट करना है हमको सभी लोगों से मिला हुआ गिफ्ट, अगर 50,000 से ऊपर गया तो आपको पूरा टैक्सेबिलिटी करना है, पूरा, लेकिन इमूवेबल के केस में एग्रीगेशन नहीं होता है, ओके। और डिफरेंस चेक करना है आपको स्टैंप वैल्यू, अगर वो डिफरेंस 50,000 प्लस 10% कंसिडरेशन से ऊपर गया तो फिर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। और फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट और एक्चुअल सेल डीड की डेट्स आपकी अलग अलग है, ये दोनों डेट्स आपकी अगर अलग अलग है तो स्टैंप वैल्यू की डेट, एग्रीमेंट की डेट आप स्टैंप वैल्यू के लिए कंसीडर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले कुछ पैसा अकाउंट पे चेक ईसीएस के थ्रू पे किया होगा। अरे बराबर, चल, थैंक यू सो मच।